बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक तो जो बाजौड़ में ख़ुदकुश बम धमाका हुआ उसके नतीजे में 54 के करीब वहाँ पे लोग जा बहक हुए हैं और 90 से ज़ायद ज़ख्मी हैं जो कि मुख्तलिफ़ हस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। तो सबसे पहले तो इसकी भरपूर तरीन अंदाज़ में मज़म्मत, सख्त तरीन अल्फाज में मज़म्मत, और जिन लोगों की जानें गई हैं उनके घर वालों के साथ ताज़ियत, और जो ज़ख्मी हैं उनके लिए दुआ कि अल्लाह ताला उनको शिफ़ा अता फ़रमाए, सेहत अता फ़रमाए और वो जल्द ठीक होकर अपने घरों को जाएं। और आखिर में ये कि KPK के जो IG हैं उनका स्टेटमेंट है कि जो मुलव्विस तंजीम है या जो ख़ुदकुश हमलावर है उसकी निशानदही कर रहे हैं। तो ये पिछले कुछ अरसे में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ ख़ास तौर पे KPK में बढ़ गई हैं। और बाजौड़ में जैसे ये बम धमाका हुआ है, इससे पहले भी बहुत सी ख़बरें दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के हवाले से पिछले कुछ अरसे में आई हैं और उनमें इजाफ़ा हुआ है दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में, जो कि बहुत काबिल तशवीश है। और इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है, फेलियर है कि 54 लोगों की जान जाना, 90 लोगों का ज़ख्मी होना कोई छोटी बात तो नहीं है। लेकिन जो इसके ऊपर रिस्पॉन्स है वो जिस हद तक आना चाहिए CTD की तरफ से, सिक्योरिटी एजेंसीज़ की तरफ से, पुलिस की तरफ से, जितना एफिशिएंट होना चाहिए और जितना इन्वेस्टिगेशन में उन्हें एक्टिव होना चाहिए, और ख़ास करके ये कि जो इंश्योर करना चाहिए कि आइंदा इस तरह का कोई वाक़या ना हो, सिक्योरिटी ब्रीच ना हो, दहशतगर्दी की कार्रवाई ना हो, वो सर्टनली उस लेवल पे नहीं है। तो ये बहुत बड़ा निशान है, सवालिया निशान है, और इसका जवाब जो है वो हुकूमत वक्त को देना है, होम डिपार्टमेंट को देना है, सिक्योरिटी फोर्सेस को देना है, पुलिस को देना है, CTD को देना है, और वो तमाम लोगों को देना है जो KPK के लोगों का या पाकिस्तान की लोगों की हिफाजत की ज़िम्मेदारी जिनके ऊपर आती है। आगे चलते हैं। अगर आपसे बात करें सियासत की, तो चेयरमैन PTI इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने तोशाखाना के हवाले से एक पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में डाली है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की गई है कि तोशाखाना जो है उसका ट्रायल रोका जाए। आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इससे पहले पिटिशन डाली गई थी जो ट्रांसफ़र वाला मामला था उस हवाले से, और दूसरी भी वो सारी पिटिशन्स कंसोलिडेट करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि रीलिस्ट फॉर नेक्स्ट वीक, यानी कि अब जो हफ्ता शुरू हो गया इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो टेकअप होना चाहिए। लेकिन नीचे ट्रायल कोर्ट की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि लग ये रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले से पहले कि ट्रायल कोर्ट का दायरा इख्तियार है या नहीं है, ट्रायल कोर्ट अपना दायरा इख्तियार इस्तेमाल कर चुका होगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम को या इमरान खान साहब को लग रहा है। सो लिहाजा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया और वहाँ पर पिटिशन डाली है कि ट्रायल को रोका जाए। और इमरान खान साहब के जो वकील हैं इंतज़ार पंजोता, उनका एक ट्वीट है आज जिसमें उन्होंने कहा है कि जो नया रोस्टर इशू हुआ है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का इस्लामाबाद में, उसमें ड्यूटी जज के तौर पे एक हफ़्ता हुमायूं दिलावर अपनी ड्यूटी करेंगे एज ए जज। और बकौल इंतज़ार पंजोता के वैसे उन्होंने छुट्टियों पे जाना था, और छुट्टियों में जब पूरे पाकिस्तान में, उनका ट्वीट है कि जब पूरे पाकिस्तान में कोई ट्रायल नहीं हो रहा होगा, इमरान खान का जो ट्रायल है वो फुल ओवर स्पीड के साथ हो रहा होगा। तो अब हुमायूं दिलावर जो ख़बर है वो ये है कि पहला जो रोस्टर था उसमें एज ए ड्यूटी जज उनका नाम नहीं था, फिर दूसरा रोस्टर आया तो उसमें एज ए ड्यूटी जज उनका नाम था। ये क्लेम किया जा रहा है इमरान खान की लीगल टीम की तरफ से। तो वो कह रहे हैं कि मकसद ये है कि तोशाखाना ट्रायल को चलाना है, इसलिए हुमायूं दिलावर साहब को जो है ड्यूटी जज के तौर पे दोबारा वहाँ पे एक हफ़्ता बिठाया गया है। तो एक तो इस चीज़ के ऊपर वो तनकीद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस वजह से सुप्रीम कोर्ट हम चले गए हैं, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इस वक्त इंटरफेयर नहीं करता तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो फ़ैसला भी कर नहीं पा रहा, तो तोशाखाना ट्रायल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा और वो दायरा इख्तियार उसका था या नहीं था इसका तो फ़ैसला ही नहीं हो सकेगा। तो सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करे और पहले दायरा इख्तियार के ऊपर फ़ैसला हो जाए, उसके बाद ट्रायल का फ़ैसला हो जो भी होना है। तो एक तो ये, दूसरा ये कि इमरान खान साहब आज जो हैं वो इस्लामाबाद गए हैं और मुख्तलिफ़ केसेस उनके लगे हुए हैं इस्लामाबाद में, और उसके ऊपर भी इंतज़ार पंजोता उनके जो वकील हैं उनका एक ट्वीट है जिसमें वो कह रहे हैं कि आज के केसेस में इमरान खान को इस्लामाबाद में आना पड़ रहा है। इन
इनमें संगीन तरीन जुर्म दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी और दहशतगर्दी वगैरह शामिल हैं। और इंतहाई मज़े खेज़ बात यह है कि आज तोशाखाना के मुतल्लिक तीनों केसेस की भी समाअत है। नैब अदालत में तोशाखाना, नैब इंक्वायरी में ज़मानत, तोशाखाना FIA की ज़मानत और तोशाखाना इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट पर जारी ओवर स्पीड ट्रायल भी आज ही समाअत के लिए मुकर्रर है। एक जुर्म पर 3 फौजदारी कार्रवाइयों का भी ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ही है। यानी कि उनके कहने का मकसद ये है कि तोशाखाना अगर कोई जुर्म है भी तो उस एक जुर्म की बुनियाद पर 3 अलहदा प्लेटफॉर्म्स पर 3 अलहदा केसेस चल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सेम alleged offense। तो ये कानूनी तौर पर तो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ डबल जेपडी के ख़िलाफ़ है। क्योंकि एक जुर्म पे एक ही दफ़ा एक ही प्लेटफॉर्म पे ट्रायल चल सकता है और ये नहीं हो सकता कि उसकी बुनियाद पे आप मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे मुख्तलिफ़ पैरेलल ट्रायल्स चलाएं और फिर उन सारे ट्रायल्स में उस शख्स को अपना दिफा करना पड़े। तो ये उनका ट्वीट है। इसके अलावा भी उन्होंने कुछ बात की है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का जो कानूनी निज़ाम है उसमें एक तरफ तो शहबाज शरीफ हैं कि जिसमें शहबाज साहब जो अपने भाई की चंद हफ़्तों की गारंटर बने थे, ज़मानती के तौर पे उन्होंने एक स्टैम्प पेपर दिया था कि जी वो वापस आ जाएंगे, और फिर वो नहीं आए और 3.5 साल से ऊपर का अरसा गुजर गया और उसके बावजूद नहीं आए और शहबाज शरीफ के ऊपर कोई तौहीन अदालत नहीं लगी बल्कि वो वज़ीर आज़म बन गए। और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि इमरान खान है जिसने तकरीबन हर केस पर अपनी वजाहत दी है और कानूनी तरीके से दिया, लेकिन उसके बावजूद तोशाखाना का ट्रायल जिस तरीके से चल रहा है और जितनी ओवर स्पीड के साथ चल रहा है उसमें नज़र आ रहा है कि इमरान खान को नाअहल करने के दहाने पर है अदालत। तो ये भी कह रही है इमरान खान की लीगल टीम। बहरहाल जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसमें सवालिया निशान तो बहुत सारे उठते हैं, चीज़ें बहुत सारी हैं, लेकिन ये मामलात अपनी जगह पर चल रहे हैं। और इन सारी चीज़ों के बीच में ख़बर मैंने ये देखी कि हमारे जो मुतल्लिका वज़ीर हैं मुसद्दिक मलिक साहब, उन्होंने बोला, अभी हेडलाइन चल रही थी मीडिया के ऊपर, उन्होंने बोला कि 6.1 खरब डॉलर के मादनियात हैं पाकिस्तान में ज़ेरे ज़मीन। सोना है, तांबा है, लिथियम है, कोयला है, क्या हम कुदाल लेकर खुदाई भी नहीं कर सकते? मतलब कि ये उन्होंने चढ़ाई की है और मतलब कि बड़े जज्बे के साथ वो बोल रहे थे कि क्या हम कुदाल लेकर खुदाई भी नहीं कर सकते हैं। 6.1 खरब, अरब भी नहीं, खरब डॉलर के मादनियात पाकिस्तान में ज़ेरे ज़मीन है। हम सिर्फ अगर अपनी मट्टी भी खुदाई करके बाहर एक्सपोर्ट करें तो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। सवाल ये पैदा होता है कि जनाब अली ये खुदाई किसने करनी है? ये खुदाई जो कुदाल पकड़ के करनी है ये किसने करनी है भाई? पहली बात तो यह है कि कुदाल पकड़ के मादनियात की खुदाई होती नहीं, उसके लिए आपको बड़ा सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट चाहिए, वो बड़ा एक्सपेंसिव होता है। ड्रिलिंग आपको चाहिए, उसके लिए बहुत कुछ चाहिए उसके ऊपर। वो कौन कर सकता है? वो या तो गवर्नमेंट कर सकती है या इंटरनेशनल लेवल पे मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो भी सरकार करती है, हुकूमत करती है, रियासत की सतह पर होता है और वो आके ऑपरेट करना शुरू करती हैं और वो करते हैं। तो ये तो आप ही ने करना है, तो आप किससे पूछ रहे हैं? क्या हम कुदाल पकड़ के खुदाई भी नहीं कर सकते? ये लोगों से पूछ रहे हैं, आवाम से पूछ रहे हैं। लोग क्या करें? कुदाल अपने कंधों में पकड़ के जिधर बैठे हुए हैं वहाँ पर डिगिंग करना शुरू कर दें। मतलब इट इज़ नॉट दैट सिंपल। लेकिन ये बात ठीक है कि पाकिस्तान मिनरल्स में, मादनियात में रिच है, और ये बात भी ठीक है कि हुकूमतों की नालायकी की अखीर है कि इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। कैसे हो? क्योंकि ध्यान तो सारा तोशाखाना की तरफ है, ध्यान तो सारा सियासी मफादात की तरफ है। तो इस तरफ किसने ध्यान देना है और क्यों देना है और कैसे देना है? और अगर कभी ध्यान जाएगा तो फिर इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी है कि क्या हम कुदाल पकड़ के खुदाई भी नहीं कर सकते? और भाई आपका काम है, आपको वोट दिया है, वज़ीर आप हैं, सरकारी रिसोर्सेज आपके पास हैं, हुकूमत आप लोगों की है, आपने करना है। एक आम आदमी तो करना नहीं है, प्राइवेट आदमी ने तो करना नहीं है, और प्राइवेट किसी कंपनी ने भी अपने तय नहीं करना। दिस इज़ नॉट सम काइंड ऑफ अ बिजनेस वेंचर जो एक प्राइवेट कंपनी खुद से कर सकती है। खुदाई करके मादनियात जो कि ज़ेरे ज़मीन है वो हुकूमत या रियासत या सरकार की मलकियत होती है उसके ऊपर। तो सरकार कुछ करेगी तो कुछ होगा ना।
लेकिन अगर सरकार ये कुछ करेगी जो 1.5 साल में आपने किया है, और जाते हुए कितने दिन रह गए हैं, 9 अगस्त को आप कहते हैं कि असेंबली तहलील हो जानी और आज 31 जुलाई है, तो अगले 9 दिन में आपकी हुकूमत जा रही है, तो अब आप हमें बातें सुना रहे हैं कि क्या हम कुदाल पकड़ के खुदाई भी नहीं कर सकते। आप बेवकूफ़ तो ना समझे पाकिस्तान के अवाम को कि 9 दिन पहले आपको अब कुदाल भी याद आ गया और खुदाई भी याद आ गई, और ये भी याद आ गया कि पाकिस्तान में 6.1 खरब डॉलर के मादनियात ज़ेरे ज़मीन मौजूद हैं। तो ये हमारे सियासतदानों की पॉलिटिक्स है, ये सियासत है। अगर सिंसियरली ये चाहते हों कि पाकिस्तान की तकदीर बदले, मईशत बेहतर हो, हालात बेहतर हो, अवाम खुशहाल हो, हुकूमत के पास पैसा आए, और हुकूमत के पास एक्सपोर्ट बढ़ेगी, पैसा आएगा, टैक्सेशन की जो वो स्वेरिटी है वो कम होगी, गरीब आदमी के लिए महंगाई कम होगी। अगर आप ये सब कुछ चाहते हैं तो आप 1.5 साल पहले आए थे तो आप कोई तो प्लान लेकर आते इसके हवाले से सामने, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होती। आप तो 9 दिन रहेंगे आपकी हुकूमत जाने में, और अब आप क्या बातें सुना रहे हैं हमें। दूसरी तरफ इसको अगर मैं जोड़ूं बैनुल-अक़वामी सतह पे, तो नाइजर में जो फ़ौज ने हुकूमत का तख्ता उल्टाया ना जी, तो ख़बर ये आ रही है एक इंटरनेशनल लेवल पे, यानी कि जो नाइजर से रिलेटेड ख़बरें हैं, उसमें ख़बर ये आ रही है कि यूरेनियम जो है वो बहुत बड़ी तादाद में नाइजर से जो निकलता था, वो तकरीबन उसका 50% फ्रांस में भेज दिया जाता था। फ्रांस के जो अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनको चलाने के लिए 50% यूरेनियम और जो नाइजर से निकल रहा था वो फ्रांस भेज दिया। आपको पता है पिछले वीलॉग में मैंने आपको ये भी बताया था कि फ्रांस ने बड़ी भरपूर अल्फाज में मजम्मत की है फ़ौजी टेक ओवर की वहाँ पे। तो यूरेनियम जो है वो 50% ऑफ द टोटल यूरेनियम दैट वाज बीइंग एक्सट्रैक्टेड इन नाइजर वाज बीइंग एक्सपोर्टेड टू फ्रांस फॉर देयर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। और यूरोपियन यूनियन 24% ऑफ यूरेनियम इंपोर्ट्स जो हैं ईयू की, यूरोपियन यूनियन की, जो वो यूरेनियम इंपोर्ट करता है ना ईयू पूरा, उसका 24% जो है वो नाइजर से आ रहा था। ये भी खबर है। तो वो वहाँ पे जो फ़ौजी टेक ओवर हुए हैं उन्होंने फौरी तौर पे यूरेनियम की एक्सपोर्ट फ्रांस को बंद कर दी। तो ये मतलब कि जो मादनियात हैं ज़ेरे ज़मीन, ये तो वो दौलत है जिसके लिए बैनुल-अक़वामी सतह पे अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो बड़ी जंगें और साजिशें और क्या क्या कुछ निकलेगा, और किस हद तक लोग प्लानिंग करते हैं। और हम यहाँ पे बहुत कुछ होने के बावजूद ज़ेरे ज़मीन हम जो हैं जी बैठे हुए हैं आराम से, कोई देखने वाला पूछने वाला ही नहीं है, ना खुद उसको कुछ कर रहे हैं, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम किसी बैनुल-अक़वामी। और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो उसमें भी कोई ऐसा मैसअप होता है मामला कि वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जाता है और पेनल्टी आती है, फिर उसको रीसेटल करना पड़ता है। मिसालें आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, रेकोडिक की बात कर रहा हूँ। तो बहरहाल ये सिचुएशन है, और इस सारी सूरत हाल में अब देखते हैं कि अभी ये जाते जाते ये हुकूमत जो है, एक अच्छी बात ये हुई है कि ये चीन के जो नायब वज़ीर आज़म है उनका दौरा है पाकिस्तान जो 3 दिन का है, उसके ऊपर कुछ अब चीज़ें जो हैं वो साइन हो रही हैं, और कुछ मामला जो हैं उसके ऊपर इंटरेक्शन हो रहा है। CPEC के हवाले से कह रहे हैं कि वो अपनी 2nd स्टेज में दाखिल हो रहा है। CPEC का कामयाब होना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि CPEC कामयाब होगा तो भी किसी एक हुकूमत का वो मतलब कि तोरा इम्तियाज़ नहीं होगा, और अगर नाकाम होगा तो भी किसी एक हुकूमत का तोरा इम्तियाज़ नहीं होगा या उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। ये रियासत की ज़िम्मेदारी है CPEC, क्योंकि इससे पाकिस्तान का फ्यूचर और उसका इकनॉमिक इंटरेस्ट आने वाले दिनों में जुड़ा हुआ है। बहुत शुक्रिया वीलॉग देखने के लिए। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।